हाय एवरीवन, कैसे हो? एकदम झक्कास पढ़ाई मस्त चल रही है। तो वन शॉट रिवीजन सीक्वेंस में आज मैं फिर से मॉडर्न फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर आपके सामने लाया हूँ। इसमें वन शॉट में इसको खत्म करने वाले हैं पूरा, ठीक है। इससे पहले भी बहुत सारे वीडियो आ चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो ये वन शॉट वाला वीडियो फास्ट रिवीजन के लिए आप देख सकते हैं। ऑल्दो अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए तो देखने की कोई जरूरी नहीं है उसको, ठीक है। उसी शॉर्ट नोट्स जो आप पढ़ते हो उसी का जो है यहाँ पे एक क्या हुआ कलेक्टिवली जो भी है इसमें जो थ्योरी है वो अपन इसमें प्रेजेंट किया है, ठीक है। क्योंकि नीट, दूसरी बात ये भी मैं बता दूं, क्योंकि नीट और जेईई मेन का सिलेबस फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम है, तो क्योंकि यहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन देख रहे हैं तो ऑल्दो मैं यहाँ पे जेईई मेन स्पेसिफिक लिखा हूँ थंबनेल में, लेकिन नीट वाले भी इसको प्रीफर कर सकते हैं क्योंकि ये थ्योरी है, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स वाले सेक्शन को, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस किसी भी एटम का जो सेंट्रल पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हमको पता है क्या क्या होते हैं। प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है जो इलेक्ट्रॉन पे होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे 1.6 10⁻⁹ कूलम चार्ज होता है, सेम अमाउंट में चार्ज होते हैं, लेकिन प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इसलिए जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस क्या पॉजिटिव चार्ज वाला सेक्शन है, वहाँ पे एटम्स का पूरा पूरा जो है पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स उसके ऑर्बिट में सर्कुलेट करते रहता है, ऑर्बिट में मूव करते रहता है। तो देखिए इस तरह से मैं पॉइंट यहाँ पे लिख दिया गया हूँ, लिखा हूँ सॉरी। इट एग्जिस्ट एट द सेंटर ऑफ एन एटम। दूसरा पॉइंट यहाँ पे, इट कंटेन्स एंटायर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, हो गया। इट कंटेन्स ऑलमोस्ट होल मास, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का मास है, इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में नेग्लेजिबल मास है, ठीक है। नेग्लेजिबल मास है इसलिए बोला जाता है जो प्रोटॉन का मास है वही जो है ना पूरा न्यूक्लियस का मास है, क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा हैवी होता है, उसमें थोड़ा इलेक्ट्रॉन का मास आप जोड़ भी दोगे तो कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हम बोला इट कंटेन्स ऑलमोस्ट होल मास, क्योंकि सारे के सारे प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में, ठीक है। इसलिए सारे प्रोटॉन्स का को अगर आप ऐड करेंगे तो उस टोटल मास के बराबर आ जाए अप्रोक्सीमेटली, राइट, नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि थोड़ी सी इफेक्ट तो पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास भी तो कुछ मास है, वो घूम रहा है उसका ऑर्बिट में, ठीक है। क्योंकि बहुत 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 ज्यादा ही कम मास है, इसलिए क्या बोलते हैं कि जो पूरा पूरा मास है सिर्फ न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड है, ठीक है। इट कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, पहले ही बात कर चुके हैं। इट इट हैज पॉजिटिव चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के पास जितना चार्ज है उतना ही चार्ज इसके पास होता है, लेकिन इसका जो है मैग्नीट्यूड इसकी जो पॉजिटिव चार्ज होती है, ठीक है, सेम अमाउंट में, सेम मैग्नीट्यूड में। न्यूट्रॉन्स हैज नो चार्ज, हैज अप्रोक्सीमेटली इक्वल मास, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द प्रोटॉन। न्यूट्रॉन्स के पास कोई चार्ज नहीं होता है, उसके पास अ, वो चार्ज लेस है, लेकिन उसका जो मास है, न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से के अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है, ऑल्दो स्लाइटली हैवी होता है न्यूट्रॉन्स, राइट। लेकिन आप कैलकुलेशन के पर्पज से आप लिख सकते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो दोनों के मास क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं। न्यूक्लियर मास होता है 1 AMU इक्वल्स टू 1.6604 10⁻⁻27 kg। अच्छा, किसी भी एलिमेंट को किस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हो? एक्स अगर एक एलिमेंट है तो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसको अपना मास नंबर बोलते हैं, या फिर इसको न्यूक्लियन बोलते हैं। न्यूक्लियर मतलब कि सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स जो होते हैं उसको अपना न्यूक्लियन बोलते हैं, ठीक है। किसी भी, मान के चलो कि सोडियम का अगर एग्जांपल लेते हैं, सोडियम में प्रोटॉन कितना है? 11, और उसके जो है जो न्यूट्रॉन है उसमें कितना है? 12 है। दोनों का अपन ऐड करते हैं तो जो मास नंबर होता है उसी मास नंबर को नंबर ऑफ न्यूक्लियंस बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स, ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव शॉर्ट रेंज फोर्स है ना। ये काफी लॉन्ग रेंज फोर्स नहीं है। जब ये फर्मिक ऑर्डर में न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स रहते हैं, फर्मिक ऑर्डर में अगर वो एक दूसरे के डिस्टेंस पर रहते हैं, तब जाके वो जो जो फोर्स लगता है उस फोर्स को अपना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव शॉर्ट रेंज फोर्स बोलते हैं, उसको न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। ये फोर्स सबसे जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो फोर्स होते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, सबके बीच में इक्वल फोर्स लगते हैं, है ना, कोई भेदभाव नहीं करता है, ठीक है। ऐसे देखो, अगर न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन भी पॉजिटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, दो प्रोटॉन एक जगह कैसे रह सकता है, राइट। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर रहता तो वो कभी जो है ना न्यूक्लियस को स्टेबल बना के नहीं रखता, ठीक है ना। इसीलिए ऐसा जो है ना ऑब्जर्व किया गया कि भाई कोई एक तो फोर्स उसमें अवेलेबल है न्यूक्लियस में, जो न्यूक्लियस को पूरा जो है ना स्टेबल बना के रखता है, उस फोर्स को नाम दिया गया न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। न्यूक्लियस साइज एंड द स्टेबिलिटी ऑफ हैवी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस साइज जो प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक मास के, है ना, एटॉमिक मास। तो साइज 4/3 पाई आर क्यूब लिखते हैं।
मतलब रफली इसको क्या लिखा कि 4/3 स्फेरिकल मानते हैं इसको, ठीक है। जो एटम्स है रफली स्फेरिकल मानते हैं, ठीक है। अगर स्फेरिकल मानेंगे तो उसकी जो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो आपके पास एटॉमिक बोलते हैं जो मास नंबर उसके प्रोपोर्शनल हो गया। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है आर इक्वल टू आर नॉट ए रेज टू पावर 1/3, राइट। अच्छा, आर नॉट की वैल्यू कांस्टेंट होती है, इसका ऑर्डर जो है फर्मी में होता है 1.4 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻15 मीटर इसको लिख सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, अगर ये आर की वैल्यू बढ़ती है, आर की वैल्यू बढ़ती है तो जो न्यूक्लियर फोर्स उसका वैल्यू घटता है, न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू घटेगी तो डीके क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, क्या वो अनस्टेबल हो जाएगा। मतलब न्यूक्लियर जो न्यूक्लियन है एक दूसरे को पकड़ के नहीं रख पाएगा, क्या हो जाना स्टार्ट हो जाएगा, डिसइंटीग्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियर डेंसिटी होता है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे मास, टोटल मास m इंटू ए और वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू, आर की जगह पे ये रख दिया, आर नॉट ए रेज टू पावर 1/3, तो ये कट जाएंगे तो इतना आ जाएगा। ये बोलता है जो मास जो है इंडिपेंडेंट होता है, मतलब जो न्यूक्लियर डेंसिटी होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं मास नंबर से, ठीक है। तो वो 3m डिवाइड बाई 4 पाई आर नॉट का क्यूब आ गया। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स कुछ प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना है इसको, क्या क्या है भाई। दे आर दे आर चार्ज इंडिपेंडेंट, है ना, सबके बीच में बराबर लगता है, न्यूट्रॉन 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 प्रोटॉन 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 के बीच में, ठीक है। दे मे बी रिपल्सिव और मे बी अट्रैक्टिव, ये जो इसकी जो नेचर है अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। देखो जैसे कि 10⁻⁻15 मीटर के रेंज में अगर मतलब न्यूक्लियन है तो उस तो इसको क्या लग रहा है बांध के रखे हुए हैं, जैसे उससे कम डिस्टेंस पाएगा फिर जाकर धक्का मारना स्टार्ट कर देता है, या फिर 10⁻⁻15 से ज्यादा डिस्टेंस ज्यादा फिर उसको खींचना स्टार्ट कर देता है। ओवरऑल इसकी जो है नेचर क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको शॉर्ट रेंज फोर्स बोलते हैं, है ना, शॉर्ट रेंज फोर्स, है, दिस इज शॉर्ट रेंज फोर्स, है ना। एक्शन कब होता है ये, कब मतलब जो है ना अट्रैक्टिव नेचर शो करता है, जब 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर में होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स मच स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स होता है। इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल फोर्स, सब फोर्सों में ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। बस कंडीशन ये है कि ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, ठीक है। मास डिफेक्ट, अच्छा देखिए जैसे कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों अगर कंबाइन होकर एक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं, तो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते वक्त उसके जो कुछ मास क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं। उस लॉस इन मास को क्या बोलते हैं, मास का डिफेक्ट बोलते हैं। मास में कुछ कमी आ गई, दैट कमी इज कॉल्ड डिफेक्ट, राइट। तो वही यही है, व्हेन रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म स्टेबल प्रोडक्ट देयर इज अ लॉस इन मास, दिस लॉस इन मास इज कॉल्ड मास डिफेक्ट, है ना, ठीक है। अब मान चलिए कि जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हुआ, कंबाइन किया ए माइनस जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से, है ना, ए माइनस जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये आपके पास एक न्यूक्लियस बना एक्स, जिसका एटॉमिक नंबर जेड है और मास नंबर ए है, और कुछ एनर्जी रिलीज हुई, है ना, एनर्जी कुछ ये रिलीज हुई, तो ये बाइंडिंग एनर्जी इसको बोलते हैं, इसको बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। तो मास डिफेक्ट कितना आ जाएगा, अगर एम पी क्या है, मास ऑफ वन प्रोटॉन है, तो जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन कंबाइन किया तो जेड एम पी हो गए टोटल मास, प्रोटॉन का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया मास में, जेड इंटू एम पी टोटल। अपने को पता है कि जो ये होता है अपने पास जो मास नंबर होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, तो यहाँ से आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं ए माइनस जेड, राइट, ए माइनस जेड। अगर आपके पास जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो ए माइनस जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे आपके, ए माइनस जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एक का मास एम एन है तो टोटल मास क्या हो जाएगा न्यूट्रॉन का, ए माइनस जेड इंटू एम एन, माइनस इसमें से एक्स माइनस कर दो, एम एक्स को माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मास डिफेक्ट, ठीक है। अब बाइंडिंग एनर्जी की बात कर लेते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट न्यूक्लियस कंप्लीटली इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट, कोई न्यूक्लियस है उसको, न्यूक्लियस तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होगा, तो उसको प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को फिर जाकर सेपरेट करने में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, तो उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी, या फिर एनर्जी लिबरेटेड बाय कंबाइनिंग इंडिविजुअल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इनटू ए सिंगल न्यूक्लियस। आपको एक न्यूक्लियस बनाना है तो जितना एनर्जी क्या है ना, ये लिबरेट होगा ड्यूरिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, उसको भी अपना बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा डिफिनेशन इस तरह से हो गया। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, मास डिफेक्ट आपको आ गया ये डेल्टा एम, ये वैल्यू कैलकुलेट कर ले, उसमें सी स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये जो एनर्जी आएगी दैट एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी, ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट है ना। जो मास जो लॉस होता है ना वही मास जो है ना एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। अच्छा, अगर ये डेल्टा एम
एएमयू में है, एटॉमिक मास यूनिट के ऑर्डर में है, तो उसमें आप सिर्फ सी एस 931.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो जो एनर्जी आएगा ना वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डायरेक्ट एनर्जी आएगा अगर एएमयू में। क्योंकि ये मास बहुत कम है तो आप इसको केजी में नहीं मेजर कर सकते, इसलिए इसको जो है ना आप छोटे स्केल में मेजर करते हैं जिसको एएमयू बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, अगर डेल्टा एम की वैल्यू एएमयू में है तो आपको डायरेक्ट एनर्जी कैलकुलेट करना, तो क्या करना, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एमईवी से मल्टीप्लाई कर दिए तो आपके पास नेट एनर्जी आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, किसी भी कोई भी न्यूक्लियस स्टेबल है या फिर अनस्टेबल, इस बात का पता उसके बाइंडिंग एनर्जी से नहीं लगता है। ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी कितनी है उसका पता करने के लिए आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का यूज करते हैं। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिसकी जितनी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे कि यूरेनियम का अगर बात करें, उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है। ठीक है, तो इसलिए वो स्टेबल होने के लिए अपने आप को डिसइंटीग्रेट करता है, अपने आप को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू बढ़ जाती है जिसके कारण वो स्टेबल होता है। ठीक है, तो यही है, इट इज द मेजर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियन मतलब क्या, सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, है ना, मास नंबर को न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक, ये हो गया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, है ना, सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स पहले बोल दिया। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हैज लो वैल्यू फॉर बोथ हैवी एंड लाइट न्यूक्लियर। जैसे कि अगर ड्यूटेरियम की बात करें, ड्यूटेरियम क्या होता है, 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना, उसकी कम होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। और फिर जाके ये तो छोटी न्यूक्लियस की मैं बात किया हूँ, बड़े वाले न्यूक्लियस जैसे कि यूरेनियम की बात करो उसकी भी कम होती है। ठीक है, तो यही यहाँ पे बोला कि इसकी वैल्यू दोनों के लिए कम होती है ना, लो वैल्यू होता है हैवी एंड लाइट न्यूक्लियर के लिए। मैक्सिमम वैल्यू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज 8.79, ये होता है Fe जो आयरन है ना, आयरन का होता है, तो आयरन जो है ना मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस, इसलिए इसको बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। फिजन मतलब क्या कि जो हैवी आपके पास न्यूक्लियस है, हैवी न्यूक्लियस अगर उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत उसकी वैल्यू कम है तो वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, डिसइंटीग्रेट करेगा। अगर हैवी न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होके जो लाइटर न्यूक्लियाई में कन्वर्जन होता है तो उस वाले प्रोसेस को अपना फिजन बोलते हैं। ठीक है, बड़ा बड़ा वाला न्यूक्लियस छोटे छोटे न्यूक्लियस में अगर कन्वर्जन होता है, उसका ब्रेक होता है, डिसइंटीग्रेट होता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फिजन बोलते हैं। ठीक है, पहले तो फ्यूजन क्या होता है, देखो यहाँ पे मैं एक एक्स लिया हूँ, एक्स एक बड़े न्यूक्लियस है और किसमें कन्वर्ट हो रहा है, छोटे छोटे वाई प्लस जेड, इसमें कुछ एनर्जी क्या हुआ, रिलीज हुआ, डेल्टा ई वन। ठीक है, अच्छा, फिर जाके फ्यूजन क्या, फ्यूजन मतलब फ्यूज होना। ठीक है, जो दो छोटे छोटे दो चार छोटे छोटे मिलके जो न्यूक्लियस अगर कंबाइन करके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाता है तो उसको अपने क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं, फ्यूज हो गया। ठीक है, तो ए प्लस बी दो लिए अपने, उसमें सी एक बड़े वाले जो न्यूक्लियस बना इसको क्या बोले, डेल्टा ई टू, है ना, इसमें भी इतनी एनर्जी रिलीज हुई, दोनों में एनर्जी रिलीज होते हैं। तो आप एनर्जी रिलीज की वैल्यू कैसे निकालोगे, मास डिफेक्ट निकालो। मास डिफेक्ट मतलब मास का डिफरेंस, प्रोडक्ट में कितना मास है, रिएक्टेंट में कितना मास है। ठीक है, उसके डिफरेंस को निकालो और सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखो डेल्टा ई वन कहाँ पे लिखे थे, ये वाला एनर्जी डेल्टा ई वन, ये कितना आ जाएगा, मास डिफेक्ट निकाल लो, एम एक्स माइनस एम वाई माइनस एम जेड, टोटल मास का डिफेक्ट हो गया, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेल्टा ई वन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर जाके ये भी निकाले, इसमें मास डिफेक्ट निकाल लो, इसमें मास डिफेक्ट निकाल, एम ए प्लस एम बी माइनस एम सी कर लेते हैं, तो सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई, अगर ये ए एम यू में है, अगर ए एम यू में है तो डायरेक्ट आप सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई ना करके सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा होगा। ठीक है, इसलिए आप अगर आपको ए एम यू में दिया गया है तो 931.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो डायरेक्ट आपके पास एनर्जी आ जाएगी ये। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे फिजन का एक एग्जांपल लिखा हूँ, ये U-235 एक जो है ना अपने पास यूरेनियम का न्यूक्लियस है, इसमें आप एक स्लो न्यूट्रॉन्स आप इसको स्ट्राइक करवाते हैं, तो ये जो है ना, ये क्या होता है, इतने सारे जो है ना इसमें कन्वर्ट होते हैं, इतने आपको जो है ना प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, ये सब स्टेबल प्रोडक्ट है। ठीक है, फिर जाके फ्यूजन में क्या होता है, देखो जो ड्यूटेरियम, दो ड्यूटेरियम कंबाइन होकर क्या बना, ये कंबाइन होकर ये बनाया, मतलब हीलियम न्यूक्लियस बना और बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई दोनों केस में, इसमें भी इसमें भी। ठीक है, अच्छा, जो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होते हैं, इस एनर्जी को अपना क्यू वैल्यू भी बोलते हैं, क्यू वैल्यू, राइट, एक नाम दिया क्यू, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, ये क्यू वैल्यू हो गया। ठीक है, ये था आपका अभी न्यूक्लियर फिजिक्स में, अभी तो अ, अभी जो रेडियो सिलेबस के हिसाब से इतना ही है इसमें। ठीक है, ये सारे पोर्शंस नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे पहले लिखा था, फिर जाके मैं सोचा कि बर्डन नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो सिलेबस वो पढ़ के जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा तो ये तो, ऑल्दो ये जेई एडवांस में, ठीक है, जेई एडवांस के लिए पढ़ना ही पड़ेगा, पहले तो मेंस तो अच्छा हो जाए। ठीक है, तो फिर जेई एडवांस के लिए अपन
बाद में ऐसा रिवीजन कर लेंगे इसको, ठीक है। जे एडवांस का टॉपिक्स ही अलग रखने का, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया पूरा डिस्कशन मॉडर्न फिजिक्स का। अब इसके बाद देखते हैं कौन सा मतलब सब टॉपिक उठाएंगे, ठीक है। तो आपको अरे ये अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।